अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हफ्ते के रोज़ हमारे साथ होते हैं हकीकत पसंद सीनियर तज्ज़ियाकार सोहेल वैज। व्यूअर्स, 25 अप्रैल को कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात होने वाले हैं। आज हम तफसील से इस बारे में बात करेंगे कि उसकी अहमियत भी होती है या नहीं, और साथ में हम कराची के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि दिन ब दिन वहाँ कशीदगी बढ़ती जा रही है। सोहेल साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात मुस्तकबिल की सियासत का आईना कैसे हैं? देखिए, वैसे तो हर इलेक्शन ही जमहूरियत के लिए अहम होता है, लेकिन इसकी दो ज़्यादा अहम बातें हैं। एक तो आबादी, तकरीबन अंदाज़ा लगाया हमने रफ सा, वो 80 से 87 लाख के करीब आबादी के अंदर ये इलेक्शन होगा, और उसमें से वोटर तकरीबन 40% होते हैं, तो तकरीबन 34 लाख 30 लाख के करीब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में वोटर जो है वोट डालेगा। एक तो इसकी अहमियत ये है, और दूसरी इससे भी ज्यादा इसकी जो बड़ी अहमियत है वो ये है कि तकरीबन 30 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं उनको ये टच करते हैं ये वोटर, और जब कभी कौमी इलेक्शन होता है तो उसका चाहे बहुत बड़ा हिस्सा नहीं लेकिन उसका हिस्सा होते हैं, तो इनके वोट से ये अंदाजा होगा कि उन 30 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं उन पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप अब ये देखें कि पंजाब के अंदर 15 कौमी असम्बली की सीटें हैं जो टच करती हैं कंटोनमेंट्स के इन इलाकों से जिनमें अब इलेक्शन हो रहे हैं। अगर आप सिंध को देखें तो सिंध में भी जो कौमी असम्बली की तकरीबन 5 सीटें हैं वो टच करती हैं कंटोनमेंट के एरियाज को। इसी तरह आप बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ 3 है, और केपीके में भी 7 कौमी असम्बली की सीटों के जो रिजल्ट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं ये हल्के, तो इसलिए ये हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की क्या हैसियत है और उनके नुमाइंदों के इख्तियारात क्या हैं? देखिए, पहली तो ये बात बड़ी सादा है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, यूं समझे कि ये वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है। जिस तरह मकामी हुकूमतों के बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ये वो इलेक्शन हो रहा है वहाँ, और इनके इख्तियारात जो हैं वो वही हैं तकरीबन जो आमतौर पर लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स के होते हैं या ज़िली हुकूमत के होते हैं, कि बुनियादी शहरी सहूलियात जो हैं वो देनी होती हैं, और ये सिविल नुमाइंदे होते हैं। इख्तियारात इनके पहले बहुत बढ़ गए थे जो लोकल गवर्नमेंट दूसरी है उसके, और इनके कंटोनमेंट के उतने ज़्यादा नहीं थे। अब देखें आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा सोहेल साहब, क्या फौजी और सिविलियन दोनों इंतखाबात में वोट डालते हैं? बिल्कुल जी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, फौजी भी, सिविलियन भी, जो उस इलाके में रहते हैं सबको वोट डालने का जो है वो हक होता है। और एक वार्ड की आबादी जो है वो लगभग 50,000 है, और 2 से लेके 10 तक जो है कंटोनमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आबादी के एतबार से वार्ड्स हैं। क्या कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबी नताइज मुस्तकबिल की सियासत पर असरअंदाज होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई। देखो, इसको आप इलेक्शन सर्वे समझें, इसे एक मुल्क भर का एक ज़िमनी इंतखाब समझें, शहरी वोटर को जानने का जरिया समझें, इससे मिनी इलेक्शन ही समझ लें, लेकिन डेफिनेटली इससे मुल्क के मुस्तकबिल की सियासत का अंदाज़ा हो जाएगा। कौन सी जमात ऊपर जा रही है, कौन सी जमात नीचे जा रही है, और कौन सी इलाके से पहले नून जीती थी अब पीटीआई जीत रही है, या पहले पीटीआई जीती थी अब नून जीत गई है। इससे बड़ी चीजें वाज़े होकर सामने आ जाएगा। कितने अरसे बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं? हमारे यहाँ आपको पता है कोई रेगुलर तो इलेक्शन नहीं होते। 17 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि इसको बहुत रेगुलर तरीके से होना चाहिए ताकि सिविलियन नुमाइंदगी जो है वो भी अपनी बात जो है पहुंचा सके। अगरचे कंटोनमेंट बोर्ड बड़े अच्छे चलते हैं क्योंकि उसको फौज चलाती है, लेकिन ये भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, लॉ का हिस्सा है, इसलिए इसे भी इफेक्टिव बनाना चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सोहेल साहब, कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी जमाती इलेक्शंस हुए हैं या नहीं? मैं कंटोनमेंट बोर्ड में मेरे नॉलेज की हद तक तो ये पहली बार जमाती इंतखाबात हो रहे हैं। हमने यही चीज़ वाक एंड से पीटीआई के हैं गुलाम सरवर खान साहब, उनसे भी कंसल्ट किया कि भाई क्या तारीख में कभी
جماعتی بنیادوں پر پارٹی بیسز پر الیکشن ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہوئے. ہاں پارٹیوں کے لوگ ضرور حصہ لیتے رہے ہیں اس میں، لیکن کنٹونمنٹ بورڈ کے پارٹی بیسز پر الیکشن شاید پہلی بار ہے. کہاں کہاں کنٹونمنٹ بورڈز واقع ہیں اور ان کی کیا تعداد ہے؟ دیکھیں یہ بلوچستان میں تقریباً 4 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جن میں سے 3 پر الیکشن ہو رہا ہے، اور سندھ میں 8 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جن میں سے صرف 6 تو کراچی میں ہیں، 2 اندرون سندھ میں ہیں، اور تقریباً 44 وارڈز کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوگا. کے پی کے میں یوں سمجھیں 11 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جس میں 32 وارڈز ہیں، اور پنجاب میں سب سے زیادہ 20 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اور تقریباً 114 وارڈز کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے. سہیل صاحب ان کنٹونمنٹ بورڈز میں اس وقت کس پارٹی کی اکثریت ہے؟ دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. جی یہ بھی بالکل. ایک نیا اینگل ہے، ایک نیا زاویہ ہے کہ ہم نے آج کوشش کیا کہ ہر پہلو کو ہم کور کہ کر سکیں. دیکھیں کہ جو اس یہاں سے ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں وہ کس کس پارٹی کے جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں. مثلا اگر سب سے پہلے کے پی کے کا جائزہ لیں تو وہاں اگر کنٹونمنٹ بورڈز میں دیکھا جائے کہ کس کنٹونمنٹ بورڈ سے کون سی پارٹی کا ایم این اے ہے، تو تقریباً 3 کنٹونمنٹ بورڈ سے نون کے ایم این اے ہیں، اچھا. 1 کنٹونمنٹ بورڈ سے جے یو آئی بنو کنٹونمنٹ بورڈ سے جے یو آئی کے امیدوار اکرم دورانی صاحب جیتے تھے، اور پی ٹی آئی 7 کنٹونمنٹ بورڈ سے جو ہے وہ جیتی تھی. اور اسی طرح اگر آپ پنجاب کا جائزہ لیں تو پنجاب کی جو 3 سے پی ٹی آئی جیتی تھی کنٹونمنٹ سے، پنڈی کی کنٹونمنٹ اور واہ کی کنٹونمنٹ سے، اور تقریباً 17 کنٹونمنٹ سے نون لیگ جیتی تھی. تو یہاں پہ سب سے زیادہ تو کنٹونمنٹ سے پہلے نون لیگ جیتی تھی. اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں سندھ میں تو سندھ میں 2 سے ایم کیو ایم جیتی تھی، پی ٹی آئی 1 سے جیتی تھی، اور شاید 1 یا 2 سے پیپلز پارٹی جیتی تھی. تو یہ ایک جائزہ ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ چونکہ پنجاب سے سب سے زیادہ نون جیتی تھی اور پنجاب میں سب سے زیادہ کنٹونمنٹ بورڈ ہیں، تو اس لیے اس وقت تو نون اکثریت سے جیتی تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ پارٹیاں اپنی مقبولیت برقرار رکھ سکیں گی؟ یہی تو دیکھیں امتحان ہے نا، یہی تو ٹیسٹ ہوگا کہ جو پہلے جیتے تھے کیا وہ اسے برقرار رکھیں گے یا نئی پارٹیاں جیت جائیں گی. مثلا پنجاب میں نون لیگ کا امتحان ہے کہ وہ 17 قومی اسمبلی کی جو سیٹیں کنٹونمنٹ سے ٹچ کرتی ہیں ان کی، کیا ان میں اپنی مقبولیت برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. کے پی کے اندر پی ٹی آئی کا امتحان ہوگا کہ کیا وہ اپنی مقبولیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. تو یہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کنٹونمنٹ بورڈ کس طرح کام کرتے ہیں؟ کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے یہ عام جو مقامی حکومت یا بلدیاتی ادارے ہیں، جس کو غلط طور پہ بلدیاتی ادارے کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ، مقامی حکومت ہے. تو یہ اس سے ذرا مختلف ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں 50% جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، 50% نامینیٹڈ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ فوجی علاقہ ہے، اور فوجی علاقے میں ظاہر ہے ڈسپلن کا دوسرا طریقہ کار ہے. عام جو دوسرے سیولین آبادی ہیں ان سے مختلف طریقے سے یہاں چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہیڈ آف دی کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ بھی سٹیشن کمانڈر ہوتا ہے، اور جو الیکٹڈ ٹاپ پرسن ہے وہ نائب صدر ہوتا ہے، جو کہ یہ سیولین جو لوگ الیکٹ ہوں گے یہ پھر ایک نائب صدر چنیں گے، اور پھر سیولین اور فوجیوں کی مدد سے یہ علاقہ چلایا جاتا ہے. کنٹونمنٹ بورڈز کی تاریخ کیا رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو سارے ہندوستان میں اور بالخصوص پنجاب میں جو سیٹ اپ بنا تو وہ 1849 میں ٹوٹلی پنجاب جو ہے اس کو سکھوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ انگریزوں نے چھینا تھا اور ان کو مکمل فتح ہوئی تھی. تو اس کے بعد 1864 1860 اس میں آ کے انہوں نے حالات کو ٹھیک کیا تھا. تو کنٹونمنٹ بورڈز جو ہیں قانونی طور پر ان کا قیام 1864 میں آیا، لیکن جو کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن ہے اور اس میں سیولین نمائندگی ہے یہ 1924 کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. تو بڑی پرانی ہسٹری ہے اس کی، اور اس کی جو ہے جو کنٹونمنٹ بورڈز بڑھتے رہے، آبادی بڑھتی رہی، کنٹونمنٹ بورڈز بھی بڑھتے رہے. اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے کنٹونمنٹ بورڈز، انڈیا کے اندر بھی ہیں،
साउथ अफ्रीका के अंदर भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, घाना में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, नेपाल में भी हैं। जहाँ जहाँ कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं वहाँ वहाँ ये कंटोनमेंट का इलाका और इसी तरह का निज़ाम जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम कराची में ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि दिन दिन वहाँ पे कशीदगी बढ़ती जा रही है। देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुशामदीद। सुहेल साहब, कराची के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात करना चाहूँगी। दिन ब दिन वहाँ पे कशीदगी बढ़ती जा रही है। कल भी जमात इस्लामी की रैली से तसादम हुआ। हालात कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सबको बड़ा बालग नजरी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर सियासी जमातें इलेक्शन में बालग नजरी का मुजाहरा नहीं करेंगी तो क्या होगा? लोगों के सामने हम क्या मंजर पेश कर रहे हैं? क्या इलेक्शन ना हो? क्या इन सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के मौका ना दिया जाए? तो हर एक को अपने अपने वर्कर्स को समझाना चाहिए। ये सब की सियासी जमातों की सर्वाइवल का एक इजहार होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस से लोग जो हैं वो दूर होते चले जाते हैं। आप हर एक को मौका दें और अपने आप को साबित करें कि आप पॉपुलर हैं, कितने पॉपुलर हैं। और जो भी लोग वायलेंस करते हैं वो अल्टीमेटली दे गो डाउन इन, उनका जवाल होता है। जो भी पार्टी ये करेगी मेरा ख्याल है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, ना उस इमीडिएटली ना आफ्टरवर्ड। और अब वहाँ पे पिछली दफा शिकवा आया, हमने 2 उम्मीदवारों का जिक्र किया, MQM के उम्मीदवार का जिक्र किया और PTI के उम्मीदवार का। तो राशिद नसीम साहब वहाँ जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं और पुराने इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहे हैं। तो जमात इस्लामी वालों ने शिकवा किया कि इतने अच्छे उम्मीदवार का, इतने मजबूत उम्मीदवार का आपने जिक्र नहीं किया। तो लेकिन चूंकि दोनों हाईलाइट, वैसे तो जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरता है जर्नलिस्टों के लिए वो जब तक कि उस इम्तिहान से गुजर नहीं जाता सब बराबर है और बराबर होने चाहिए। लेकिन समहाउ चूंकि परसेप्शंस पे काम चलता है, तासुर पे काम चलता है और वो चूंकि PTI और MQM का ज़रा ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो इसलिए शायद उन्हीं 2 उम्मीदवारों का तस्करा हुआ। डेफिनेटली राशिद नसीम साहब का भी जिक्र होना चाहिए और जो बाकी उम्मीदवार हैं उनका भी उसी तरह जिक्र होना चाहिए जब तक के इलेक्शन में कोई एक ये साबित नहीं कर देता कि कौन बड़ा पहलवान है। और दूसरा एक गिला ये भी आया है कि भाई आपने ये कहा कि जी जहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो महमूद आजम फारूकी जीते थे जबकि यहाँ से प्रोफेसर गफूर जीते थे। तो मेरा ख्याल है कि उनका गिले की तहकीक होनी चाहिए क्योंकि हल्का बंदियाँ इतनी तब्दील हुई हैं कि अब जो 70 और 77 वाले हल्के थे उनको ढूंढना और एग्जैक्टली मैच करना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो ये लगता है कि ये हल्का 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और शायद ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। तो महमूद आजम फारूकी साहब एक साइड से जीते होंगे और एक साइड से प्रोफेसर गफूर जीते होंगे। अब उसी हल्के के 2 हिस्से हो गए होंगे। अच्छा सुहेल साहब, जुडिशल कमीशन बन गया, आप भी कहते रहे कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब आप क्या एक्सपेक्ट करें हम कि 45 दिन बाद वाकई कुछ बड़ा होने वाला है या फिर कुछ भी नहीं? नहीं, देखें पहले तो ये सब जुडिस मामला है। ये जब मामला अदालतों के अंदर चला जाता है तो इस पर ख्याल आराई जो है उससे गुरेज ही करना चाहिए। हाँ, इतनी बात यह है कि क्या 45 दिन बाद क्या कुछ धमाका होने वाला है? क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ बदल जाए? तो इस पर मुझे लगता है कि ऐसे हालात नहीं लगते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अगर ऐसी आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि जो रियासत के जो अदारे हैं वो ये तय कर चुके हैं। सिर्फ एक अकेला जुडिशल कमीशन नहीं, इसके साथ और भी फिर बहुत कुछ होगा। अगर तो वो सारा कुछ एक दूसरे से मैच किया फिर तो बड़ा हो सकता है। लेकिन मेरी असेसमेंट है कि काफ़ी तूफान और आंधियां जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम मसले की तरफ आएंगे, लेकिन मैं इससे पहले अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी आप वो मसला भेजें जो तफसील से बयान करें, हम वही मसला ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। सुहेल साहब, अब क्या मसला शेयर करने वाले हैं? देखिए जी, मोहम्मद उमर साहब हैं भेरा ज़िला सरगोदा से और मैं भेरे कई दफ़ा गया हूँ। बड़ा पुराना तारीखी शहर है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने चीज़ पॉइंट आउट की है कि हम भी सुनते हैं
کہ NTS والے اور مختلف محکمے، جیسے انہوں نے ذکر کیا فیسکو کا، فیصل آباد الیکٹرک کمپنی کا، کہ انہوں نے ایک اشتہار دیا، بھرتیوں کا اعلان کیا اور اس کے بعد ٹیسٹ کی فیس وصول کی، اب لوگوں نے پیسے جمع کرا دیے اور اس کے بعد اچانک وہ بھرتیاں منسوخ کر دی گئیں۔ اب وہ پیسے کہاں گئے؟ اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے؟ تو غریب لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں اور پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہر چیز شفاف ہونی چاہیے، اب ان پیسوں کا بھی حساب دینا چاہیے، فیسکو کو بھی اور NTS کے نام پہ بھی۔ کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ویزے کے لیے ہم نے پیسے جمع کروائے ہیں، باقاعدہ چیک کاٹ کے دیا ہے اور اس کے بعد وہ پیسے کبھی واپس نہیں ملتے، وہ کس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، کون ان کو وصول کرتا ہے، کئی دفعہ خط بھی لکھے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے۔ ٹھیک، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے MMRGO.tv پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔